ड्रग्स, पैसा, प्रोस्टिट्यूट्स, पार्टीज, ये लाइफस्टाइल थी मिडिल क्लास लड़की जॉर्डन बेलफोर्ड की। 25 साल की एज में बैंकरप्ट और उसी के जस्ट 2 साल बाद अपना एक मैंशन, प्राइवेट हेलीकॉप्टर, लैम्बोर्गिनी, अपनी एक योट मॉडल से शादी की और बैंक अकाउंट में करोड़ों। और ये सब खत्म हो गया जब The FBI arrested him this morning. क्योंकि पूरा का पूरा गेम एक स्टॉक मार्केट स्कैम था। सारा का सारा पैसा पब्लिक की जेब से आ रहा था और इस सब के बाद हॉलीवुड आप पर एक मूवी बना देता है। They only make money because some other sucker wants more. You can be charming as long as you stay 10 feet away with your wallet in your back pocket. The financial serial killer. I'm coming with this next. अपना पहला बिजनेस फेल हो जाने के बाद जॉर्डन अपनी फ्रेंड की एडवाइस पर वहां पहुंच जाता है जहां उसे लगा कि उसकी अमीर बनने का सपना पूरा हो सकता है। $5, $10, and $50 million. वॉल स्ट्रीट, जहां पर कि अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है। उसी टाइम स्टॉक मार्केट पर एक फेमस मूवी आई थी वॉल स्ट्रीट। मूवी का मेन कैरेक्टर है गॉर्डन गेको, जिसका सिर्फ एक एम है कि जितना पॉसिबल हो सके उतना पैसा बनाओ, लीगल या इलीगल किसी भी तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता। Point is, ladies and gentlemen, greed is good. Greed works. और जॉर्डन इस मूवी से टोटली इंप्रेस्ड था। अब देखिए आज के स्टॉक्स खरीदना बड़ा आसान है। प्ले स्टोर पर जाओ, ऐप इंस्टॉल करो, लॉगिन करो, स्टॉक चूज करो एंड बूम, काम हो गया। पर उस जमाने में ऐसा नहीं था। आपको एक रियल पर्सन, एक स्टॉक ब्रोकर को कॉल करना होता था, फिर वो आपके बिहाफ पर स्टॉक सेल और बाई करता। जितने डॉलर से आपने स्टॉक्स खरीदे उसका 1% कमीशन उस ब्रोकर को और 1% कमीशन उस ब्रोकरेज फर्म को जिसमें वो काम करता है। तो इसी के चलते जॉर्डन ने वॉल स्ट्रीट के एक ब्रोकरेज फर्म एनएफ रोथस्चाइल्ड को सबसे जूनियर लेवल पर ज्वाइन कर लिया। अपनी बुक में उन्होंने बताया कि इस नए एनवायरनमेंट में इनकी सीनियर्स इनकी कंटिन्यूअसली इंसल्ट करके गालियां देते क्योंकि एट द एंड फर्म में काम करने के तौर तरीके यही थे। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जॉर्डन को अपना सर्टिफाइड ब्रोकर लाइसेंस मिल जाता है। पर इससे पहले कुछ पैसे बनते 19 अक्टूबर 1987 को Hey, the world's happening on Wall Street. 2-year deal went from 190 to 166 in the blink of an eye. The NASDAQ, everything and more has been completely wiped out. Down between 3 and 4.5% generally. Yeah, if you buy it, so hard. Stay inside of the White House. So crazy, you don't even expect it to be down this much. मार्केट क्रैश कर जाता है, एनएफ रोथस्चाइल्ड बंद हो जाती है। इवेंचुअली जॉर्डन अपनी जॉब खो देता है। ये मार्केट क्रैश अपने आप में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था क्योंकि विद इन 1 डे मार्केट 22% ड्रॉप कर जाता है, जो कि अब तक हिस्ट्री का हाईएस्ट 1 डे मार्केट ड्रॉप है। 1987 एज 25, ना पैसे ना कोई जॉब, जॉर्डन न्यूज़पेपर में जॉब्स के लिए एड्स ढूंढना शुरू कर देता है। वहीं पर द इन्वेस्टर सेंटर के नाम से एक ऐड होता है जो कि एक ब्रोकर को ढूंढ रहे थे। नाउ लुक, अब यहां से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इन्वेस्टर सेंटर पर ये लोग पेनी स्टॉक्स बेच रहे थे जिन्हें की वर्थलेस स्टॉक्स यानी कचरा भी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये उन कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं जो अभी पब्लिकली ट्रेडेड ही नहीं है, यानी अभी तक स्टॉक मार्केट में उतरी नहीं है, लिस्टेड ही नहीं है। और क्योंकि छोटी कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं तो इनकी प्राइस भी बहुत कम होती है। चलो और सिंपल करते हैं। ओके, एक नाम की कंपनी इनके पास आती है और कहती है कि हमारा बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा है, हमारे पास कैश नहीं है, हमें फंड चाहिए। ये लोग कहते हैं वेल ओके, हम आपके लिए फंड रेज कर देंगे पर उसका 20 से 30% हम खुद रखेंगे। तो यहीं से जॉर्डन ने ये स्टॉक्स लोगों को भर भर के बेचना शुरू कर दिया और ज्यादा कमीशन के चलते पहले महीने में $38,000, दूसरे में $70,000 और पूरे साल में लगभग $500,000, यानी आज के हिसाब से लगभग 4 करोड़ रुपए बना लिए। बट क्वेश्चन आता है कि लोग इस कचरे को खरीद क्यों रहे थे, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं है कि ये कंपनी सच में है भी या नहीं, ग्रो होगी भी या नहीं, पैसे वापस देगी भी या नहीं। और यहीं पर आता है गेट रिच क्विक प्लान। जॉर्डन ने ये स्टॉक्स उन लोगों को बेचे जिनके पास स्टॉक्स की नॉलेज भी कम है और पैसा भी ठीक ठाक है। तो गेम प्लान है उनको सपने दिखाओ कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट्स बनाने की। सर इस कंपनी के पास एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया, फ्यूचर में बहुत ग्रो करेगी, ये एकदम सही टाइम में इन्वेस्ट करने का, स्टॉक की प्राइस भी कम है और इवेंचुअली बंदा पैसे लगा देता। पर जॉर्डन के लिए ज्यादा नहीं था, तो 26 साल की एज में अपने दोस्त डैनी के साथ पार्टनरशिप में एक ब्रोकरेज फर्म खोल दी। The world of investing can be a jungle. Bulls, bears, danger at every turn. That's why we at Stratton Oakmont pride ourselves on being the best. Trained professionals to guide you through the financial wilderness. कंपनी का नाम था स्ट्रैटन ओकमोंट। यहाँ पर भी वही सेम पेनी स्टॉक सेल किए जा रहे थे पर उतना प्रॉफिट नहीं बन रहा था। तो जॉर्डन ने इस बार एक दूसरा आइडिया सोचा कि ये कचरा मिडिल क्लास को नहीं बल्कि उन लोगों को बेचो जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। और इस काम के लिए जॉर्डन ने अपने पुराने दोस्तों को बुलाया। सी अब ये वो लोग थे जो इस काम में हेल्प तो करवा देते पर इन्हें फाइनेंस और स्टॉक्स की जीरो नॉलेज थी और ना ही अमीर लोग इतने पागल है जो इनकी बातों में आएंगे। तो जॉर्डन ने इस प्रॉब्लम के बदले इन्हें एक प्रीपेड स्क्रिप्ट दे दी कि जाओ टेलीफोन उठाओ और हर कस्टमर को ये बोल दो। स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि ये स्टॉक फ्यूचर में दुगना तिगना ग्रो करने वाला है, हमारे पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, मैनेजमेंट से बहुत क्लोज है, ये प्रोडक्ट मार्केट को हिला के रख देगा, अंदर की हमें वो सब चीजें पता है जो औरों को नहीं पता, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ओनली 5,000 शेयर्स बचे हैं वो भी बहुत जल्दी आ रहे हैं, जल्दी करो टाइम नहीं है, मर्द लो डिसीजन लो एंड बूम स्क्रिप्ट काम कर गई। 1-1.5 साल के अंदर ये कंपनी बड़ी ऑफिस में मूव कर गई। हजारों लोग जॉर्डन के अंडर में काम करने लगे और पेनी स्टॉक्स बेच कर कंपनी करोड़ों कमाने लगी। डायरेक्ट स्कूल पास आउट 18 से 20 साल के यंग लोगों को हायर किया गया इस शर्त पे कि उन्हें कम टाइम में ज्यादा पैसा और एक रिच लाइफस्टाइल मिलेगी। फर्म के अंदर का एनवायरनमेंट एकदम सुपर पम्प्ड रहता, 2-2 टेलीफोन्स लोगों के कानों पर चिपके हुए। हर सुबह जॉर्डन खुद स्टेज पर एक मोटिवेशनल स्पीच देता। ट्रेडर्स को रोज के रोज कंटिन्यूअसली अल्कोहल और ड्रग्स दिए जाते ताकि लोग एकदम हाइपर सेंसिटिव और फोकस्ड हो जाए। डीलर्स डायरेक्टली इनको ऑफिस में ड्रग्स सप्लाई करते। जॉर्डन खुद एकदम एडिक्टेड हो गया, दिन के दर्जनों पिल्स खा जाता और यंग ट्रेडर्स के लिए अभी ऑफिस में बल्कि सेक्स और ड्रग्स का एक प्लेग्राउंड बन गया। $10,000 to shave a fucking head! And why is this the greatest company in the world? Done it!
जॉर्डन एक मेमो तक रिलीज किया कि ये सब थोड़ा कम कर दो, पर किसी ने नहीं सुनी। दो ट्रेडर्स को आमने सामने दिखाया जाता तो जो सबसे पहले कस्टमर को पागल बनाकर स्टॉक्स दिखवाता उसे रिवॉर्ड मिलता। जॉर्डन खुद किसी नई कॉन्ट्रैक्ट या स्टॉक लॉन्च को सेलिब्रेट करने के लिए लाखों रुपए खरीदी पार्टीज पर खर्च करता। Oh yeah, $1,000 suits and the gold watches and and drinking at lunch and the cocaine at the end of the day. It was almost like a Disney ride. I can't hardly get it. 91.6. Stop to New York Dollar Powers at 22. If money is evil, then that building is hell. This is the most obnoxious group of money-hungry, low IQ, high-energy, jackrabbit, fucking wannabe, big-time, small-time, shit-talking, bothersome, irritating bunch of motherfuckers I have ever had to endure for more than 5 minutes. और इस सब के बाद नई नई कार खरीदना शुरू कर दी, पर्सनल हेलीकॉप्टर और 50 मीटर की एक योट भी खरीदी। और फिर अपनी इस परफेक्ट मिलियनेयर वाली इमेज को पूरा करने के लिए अपनी पहली बार डिनाइट को डिवोर्स देकर एक ब्रिटिश मॉडल लड़ाई शादी कर ली, जिसे उन्होंने टीवी में देखा। पर अमेजिंग बात यह है कि ये क्रेजी लाइफस्टाइल जानबूझकर दिखाई जा रही ताकि ये लोग इन यंग ट्रेडर्स को कंट्रोल कर सकें। सी लोग जॉर्डन से इंस्पायर होकर उसकी लाइफस्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते, पैसे खर्च करते, और जब पैसे खत्म हो जाते तो अगेन उन्हें स्ट्रेटन में आना पड़ता था। 1991 में फोर्ब्स ने जॉर्डन के इस ग्रीडी नेचर पर एक आर्टिकल पब्लिश किया। ऑल्दो पूरा पूरा आर्टिकल नेगेटिव था, पर इस चीज ने जॉर्डन और स्ट्रेटन ओकमोन को और फेमस बना दिया। वॉल स्ट्रीट में बातें चलने लगी और लोगों की जॉब्स के लिए लाइंस लगने लगी। पर नोट सरप्राइजिंगली ये एक मैसिव फ्रॉड था। इन पार्टीज, ड्रग्स और लाइफस्टाइल का बिल पब्लिक भर रही थी, क्योंकि जिन छोटी छोटी कंपनियों में ये लोग इन्वेस्ट करवा रहे थे वो मोस्टली फेल हो जाती, बैंकरप्ट हो जाती। रॉबर्ट के पास स्ट्रेटन से एक कॉल आता है कि सर मैं एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट हूं और ये स्टॉक बहुत ग्रो कर रहा है, आपको खरीदना चाहिए। पहले तो ये वो सेफ स्टॉक्स बताए गए जिनसे इनको ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ, पर जैसे इनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ इन्होंने हैवी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और इधर स्ट्रेटन ने वो पैसा फिर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और ये चीज हो पा रही थी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से। इंटरनेट का था नहीं, न्यूज़पेपर एक अकेला सोर्स था, पर उसमें भी लिमिटेड स्टॉक्स की डिटेल्स आती थी, तो पब्लिक इन पर विश्वास कर लिया करती। इतना होने के बाद भी जॉर्डन सेटिस्फाइड नहीं था, तो अब उसने एक नया स्कैंडल शुरू कर दिया, पंप एंड डंप। पंप एंड डंप का मतलब है कि आप एक स्टॉक की प्राइस आर्टिफिशियली पंप कर देते हैं, बढ़ा देते हैं और फिर अपनी सारी की सारी होल्डिंग्स डंप कर देते हैं, बेच देते हैं। स्टॉक मार्केट दुनिया में फेमस लाइन है कि लेट्स गो ऑन द फोन एंड पुट सम लिंक्स ऑन दिस पिक, जिसका ये मतलब है कि किसी कचरे स्टॉक को उठाते हैं, उस पर लिपस्टिक लगाते हैं और लोगों को विश्वास दिला देते हैं कि ये एक बेस्ट पीस है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टीव मैडन, एक शूज कंपनी फाउंडेड बाय डिजाइनर स्टीव मैडन, जॉर्डन के बिजनेस पार्टनर डैनी का ओल्ड क्लासमेट। 1993 में डैनी ने स्टीव को ऑफर दिया कि हम तुम्हारी कंपनी के लिए फंड रेज करवा सकते हैं, तुम्हारे लिए इन्वेस्टर्स ला सकते हैं। स्टीव मान गया। जॉर्डन खुद कंपनी का 50% स्टेक ओन करना चाह रहा था, खरीदना चाह रहा था, पर स्ट्रेटन ओकमोन को लीगली इतना बड़ा स्टेक लेना अलाउड नहीं था, तो जॉर्डन ने इलीगली अपने दोस्तों के नाम पर फेक कंपनीज खोली और स्टीव मैडन का आईपीओ लॉन्च कर दिया, यानी स्टीव मैडन का स्टॉक मार्केट में लॉन्च कर दिया। लॉन्च होते ही तुरंत की तुरंत स्ट्रेटन और इनके दोस्तों ने भर भर के मैडन को खरीदना शुरू कर दिया $5 पर शेयर के हिसाब से। इवेंचुअली मार्केट में सबको लगा कि ये बड़ा ही होने वाला है, तो लोगों ने भी हेवी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। देखते देखते स्टॉक की प्राइस एकदम पंप कर गई। जॉर्डन ने आर्टिफिशियली स्टॉक को $5 से $18 पर पहुंचा दिया और फिर अपने सारे ट्रेडर्स को बोला कि इसे डंप कर दो, बेच दो। और रिजल्ट ये निकला कि कुछ ही घंटों में जॉर्डन ने $20 मिलियन का प्रॉफिट बना लिया। आईपीओ ने जॉर्डन, डैनी, स्टीव और उनके दोस्तों को रातों रात अमीर बना दिया और बाकी इन्वेस्टर्स के लिए अब कुछ नहीं बचा। सबसे ज्यादा सफर उन्होंने किया जिन्होंने $18 पर शेयर के हिसाब से स्टॉक को उसके एकदम पीक पर खरीदा, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद स्टॉक बहुत बुरी तरीके से गिरा। जॉर्डन ने ये स्ट्रेटेजी बार बार अपनाई एंड अगेन इधर $डॉलर्स पार्टीज पर खर्च होने लगे और रॉबर्ट जैसे लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स खो दी। अगेन वॉल स्ट्रीट में बातें चलने लगी कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो बार बार प्रॉफिट में बिलियंस बना रही है और रिवॉर्ड में अपने एम्प्लॉइज को ड्रग्स पार्टीज और प्रोस्टिट्यूट्स दे रही है। फाइनली एफबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लोगों से बार बार कंप्लेंट्स मिलने पर खुद स्टॉक एक्सचेंज कमेटी ने स्ट्रेटन पर जांच करना शुरू किया, पर जॉर्डन और उसके दोस्तों ने कोई एविडेंस नहीं ले दिया। देन एफबीआई एजेंट ग्रेग कोलमैन ने केस लीड किया और 2 साल की कंटीन्यूअस इन्वेस्टिगेशन के बाद जॉर्डन के अगेंस्ट कुछ एविडेंस ढूंढने में सक्सेसफुल रही। जॉर्डन को स्ट्रेटन से अपनी लीडरशिप छोड़नी पड़ी, $2 मिलियन का फाइन और सबसे मेन पनिशमेंट, कोर्ट ने जॉर्डन का ट्रेडर लाइसेंस कैंसिल कर दिया। पर जिस इवेंट के बाद इनकी लेविश लाइफस्टाइल पर फुल स्टॉप लगना था वो यहाँ से और ज्यादा फ्लैशी और एक्सट्रीम हो गई। टैक्स से बचने के लिए जॉर्डन ने साइलेंटली पैसा स्विट्जरलैंड भेजना शुरू कर दिया। एक ड्रग डीलर और उसकी वाइफ, जो कि दोनों के दोनों स्विस सिटीजन थे, उनके लगेज में पैसा भरा जाता और स्विस बैंक तक पहुंचाया जाता। और जब ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था तो जॉर्डन ने स्मगलर्स की बॉडी तक पर पैसे चुकाना शुरू कर दिया। वेल इस साइड सब सेफ चल रहा था, पर उधर एफबीआई ने कैसे न कैसे स्विस बैंक से बात करके जॉर्डन के नाम पर एविडेंस निकलवा लिए। मिलियंस ऑलरेडी ट्रांसफर किए जा चुके थे, पर अब बचना इम्पॉसिबल था। तो फाइनली 1998 में जॉर्डन और उसके सारे पार्टनर्स को फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट कर लिया गया। नॉर्मली लगे चार्जेस के हिसाब से 20 से 25 साल की जेल होती, पर ऑफिशियल्स के साथ कोऑपरेट करने, उस कंपनी की सारी डिटेल शेयर करने के बाद सजा 4 साल कर दी गई। सारे एसेट्स, मेंशन, योट, कार्स, प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स सीज कर लिए गए और जो $110 मिलियन इन्होंने अपने विक्टिम्स के फ्रॉड में गवाए वो भी फ्यूचर में पे बैक करने होगा।
सब खत्म हो जाने के बाद भी वंस अगेन जॉर्डन ने बाउंस बैक किया। जेल में अपने सेल में टॉमी के एडवाइस पर जॉर्डन ने ये टाइम अपने बचपन, वाइस टाइप के अलग ड्रग्स, एल्कोहल, स्ट्रेटन, अपनी लाइफस्टाइल और पैसे की क्रेविंग्स पर एक बुक लिखने के लिए यूटिलाइज किया। टाइटल था द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जो कि इंस्टेंट एक बेस्ट सेलर बुक बन गई और जेल में अपने अच्छे बिहेवियर के चलते इन्हें 22 महीने काटने पड़े। कुछ ही साल बाद 2013 में बुक के बेस पर सेम टाइटल से एक मूवी बना दी गई। लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसे एक्टर ने जॉर्डन का रोल प्ले किया। फिल्म ने लगभग $400 मिलियन का बिजनेस किया, जिसका कि मतलब है कि ये एक बहुत बड़ी हिट थी और इस चीज़ ने जॉर्डन को रियल लाइफ में बहुत फेमस बना दिया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पेरेंट्स इनके दोनों अकाउंटेंट्स थे। 1985 में इन्होंने अपनी स्कूल गर्लफ्रेंड डेनी से शादी की, पर 1991 में जब ये मॉडल एंड एक्ट्रेस नडीन से मिले तो अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स दे दिया और इनसे शादी कर ली। इनसे इनके 2 बच्चे भी हुए, पर 2005 में जॉर्डन के ड्रग एडिक्शन के चलते डिवोर्स ले लिया। 2008 की स्टार्टिंग में इनकी मुलाकात एनी कोर्ट से हुई। इवेंचुअली 2020 में डिवोर्स फाइल कर दिया गया और अब ये अर्जेंटीना की एक मॉडल क्रिस्टीना के साथ रिलेशनशिप में है। 2021 में शादी हुई थी। बट सैड पार्ट ये है कि आज भी ये अपनी कमाई का 50% अपने विक्टिम्स को नहीं दे रहे हैं। When you gonna pay him back? In 2014, you promised that you would pay back all of your victims that year. It's 3 years later, and you still owe your victims $130 million. When are you gonna pay your victims back? Belfort says in the media that he's paying back all the money to the victims. Well, one just needs to go to the court file to know that's not true. He isn't. And he hasn't for years. He still owes over $100 million in restitution to the federal government, which is supposed to go to the victims. So I'm still waiting for my check from Jordan. I'm sure it's in the mail. So, what we're looking to do here with our straight line prospecting is we're looking to sift out these 50 people and get them out of the pipeline. You understand? They never make it in. That's what you want to do.